नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश ऑनलाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम कंप्यूटर के टॉप 40 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स का तो कवर कर ही रहे थे, लेकिन अब साथ में बाकी सब्जेक्ट्स का भी हम एमसीक्यूज चालू करेंगे। लाइन से सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसके एमसीक्यूज हम आपको कराएंगे। इससे पहले मैं कंप्यूटर के जितने भी एमसीक्यूज लाया हूँ सब बाइलिंगुअल है, लेकिन इस बार मैं सिर्फ हिंदी में रखा हूँ। अगर इससे काम चल जाए तो बताइएगा, नहीं चल पाए तो फिर बाइलिंगुअल करना पड़ेगा, क्योंकि बाइलिंगुअल में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, उसको ट्रांसलेट कराना, दोनों को इंग्लिश हिंदी में सेट करना। ठीक है, तो चलो, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर वो यूट्यूब पीडीएफ करके 11 रुपए का कोर्स है उसमें आप अवेलेबल हो जाएंगे, तो उधर जाके देख लेंगे। डैश द्वारा स्पेलिंग और ग्रामर की त्रुटियों का पता लगा सकते हैं किससे? F7 से। ध्यान रखना, स्पेलिंग वाला एस से स्पेलिंग और एस से ही 7, ऐसे ही 7, तो F7 से स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों का मालूम चल जाता है। ठीक है, शॉर्टकट की है। पहचाने कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। इस प्रकार के दो दो ऑप्शंस देना या कथन कारण वाले क्वेश्चंस करना, इस टाइप से आ सकते हैं, और ये इसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। भले 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ही कराऊं, लेकिन एक बार आपको तैयार करवा दूंगा यूट्यूब पर, उसका सीरीज लेकर आएंगे हम। तो जॉयस्टिक आमतौर पर कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लगाई जाती है। अब कभी कभार ना इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हम अपना विवेक खो बैठते हैं, सोचने समझने की जो शक्ति है वो थोड़ी देर के लिए छीन हो जाती है। सोचो, जॉयस्टिक आप कई लोगों को मालूम, कई लोग यूज भी किए होंगे। जॉयस्टिक, रिमोट, ये सब जो जितने भी गेम खेलने खेलने वाले इंस्ट्रूमेंट है वो कीबोर्ड पे लगाते हैं, बताओ। अरे कीबोर्ड को खुद हम कैबिनेट में जोड़ते हैं, चाहे यूएसबी पोर्ट से हो या PS2 पोर्ट से हो। तो जॉयस्टिक को कीबोर्ड में कहाँ घुसा डालोगे आप? तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, और डायरेक्ट हम सिस्टम में जोड़ेंगे, कीबोर्ड में नहीं जोड़ेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। जॉयस्टिक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। अब आप ये सोचेंगे सर इनपुट तो है यार, आउटपुट भी हो सकता है क्या? तो नहीं, जो जिसमें आप कॉन्फिडेंट है ना, जो आंसर आप पढ़े हुए हैं, मालूम है आपको, उसी पे स्टिक रहिए। इनपुट तो है, इनपुट आउटपुट दोनों हो सकता है क्या? आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन में दोनों को सही मान के आप आगे बढ़ जाते हैं, ऑल ऑफ द वो मार देते हैं। तो ये भी गलत है, इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं, केवल इनपुट डिवाइस है, तो दोनों गलत है। ऑप्शन डी राइटर। पाइथन क्या है? तो देखो, कंप्यूटर में अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज भी दो प्रकार का है, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज 0-1 की भाषा समझता है, यानी कि बाइनरी डिजिट्स पर काम करता है। असेंबली लैंग्वेज जो है निमोनिक कोड पर काम करता है, जैसे एडिशन का ऐड हो गया। और हाई लेवल के एग्जांपल्स है, कोई ऐसा अलग से बाइफिकेशन नहीं है, एग्जांपल है उसमें। पाइथन एक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। जब आप कंप्यूटर शुरू करते हैं तो स्क्रीन पर कुछ आरंभिक टेक्स्ट जानकारी प्रदर्शित होती है। बूटिंग के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ भार होता है? भार होना मतलब लोडेड होना, लोडेड होना। मैंने आपको कितनी बार, चाहे थ्योरेटिकल क्लास हो या कहीं पे भी, जहां पे बूटिंग शब्द आता है, तो बूटिंग का मतलब ही मैंने आपको बताया। बूटिंग मतलब हम लोग आम भाषा में क्या बोल देते हैं? बूटिंग मतलब कंप्यूटर का चालू होना। लेकिन अगर इसका टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो बूटिंग का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट होना या लोड होना, इसी को हम बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क हो गया, प्राइमरी मेमोरी मतलब हो गया रैम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से रैम में लोड होना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। तो वही पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोडेड रहता है? तो रैम में लोड हो जाता है बूटिंग के बाद। ये भी देखो, एकदम वीवीआईपी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। मंडी परीक्षा का कोर्स अब केवल 899 रुपए इसकी हमने फीस रख दी है। 4000 से घटाकर 1799 किया था, अब ये भी काट के। ये क्रैश कोर्स, बच्चे बोल रहे थे सर लास्ट 1 महीने बचे हुए हैं तो फीस थोड़ा कम कर दीजिए, तो हम 1 महीने की वैलिडिटी दे रहे हैं। वैलिडिटी कम होकर 1 महीने हो गई। 1 महीने में आप जितना तैयारी करना चाहें कर सकते हैं, फीस भी जस्ट आधा कर दी, आधा से भी कम कर दी। क्लियर है? उसके अलावा ये टेस्ट सीरीज जरूर लें, ये कई हजारों बच्चे जुड़े हुए भाई इस टेस्ट सीरीज में, और उनके बीच में आपको आपका कंपटीशन मालूम चलेगा, तो ये जरूर फॉलो करें, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा आपको। उसके अलावा ये सब में भी आप, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो ये क्वेश्चन सीरीज एक प्रकार से काम आएगा, है ना? टेस्ट सीरीज ही है लेकिन क्वेश्चन बैंक टाइप का काम आ जाएगा। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं है, सिर्फ यही है, इसलिए उसकी फीस भी ज़्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट आधारित कमांड की पहचान कौन करता है? CLI करता है, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, ये एक ऐसा इंटरफेस है, समझ लो, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है तो जिसमें हम
कमांड डालने के लिए कुछ लिखते हैं। एमएस डॉस एक उदाहरण है, बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस क्या है? एक वैसे ही हमको सारा चीज ऑपरेट करना है तो कोई जीआईवी बेस्ड नहीं है कि आइकन पे क्लिक किया हो गया। अगर डायरेक्टरी ओपन करना है तो उसमें पूरे कमांड देना पड़ेगा। तो एक प्रकार का टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? इमेज फाइल का देखो, डीओसी डॉक या डॉक एक्स जो है ये एमएस वर्ड का है, एमएस वर्ड का है। बाकी पीएनजी, जेपीईजी, बीएमपी, बिटमैप इमेज ये सब ना किसका मिल जाएगा आपको? ये इमेज फॉर्मेट है, इमेज फाइल फॉर्मेट है। और डॉक या डॉक एक्स हो गया, ये किसका एक्सटेंशन है? एमएस वर्ड का। एक्सेल का एक्सएलएस ये मिल जाएगा। ठीक। जावा क्या है? जावा एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा। प्रारंभ में इंटरनेट वर्ल्ड वाइड नेटवर्क नहीं था। हाँ, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड नेटवर्क नहीं था। यह एक छोटा सा नेटवर्क था जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो मैं आपको बता चुका हूँ, 1969 में अमेरिका की डिफेंस एजेंसी ने एक नेटवर्क तैयार किया, अरपानेट। 4 यूनिवर्सिटी को जोड़े थे। अरपानेट फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ये डेवलप किया है ना, ये डेवलप किया। ठीक है। और इसी का यूज करके 1971 में ईमेल भेजा गया था। रे टॉमलिंसन ने ईमेल भेजा। याद है आपको ईमेल का आविष्कारक कौन? रे टॉमलिंसन। कब हुआ इसका आविष्कार? 1971 में हुआ। कब हुआ? 1971 में हुआ। क्लियर? तो भाई उस समय इंटरनेट था नहीं, तो कैसे, किसका, कौन से नेटवर्क यूज किए? अरपानेट का यूज किए। ठीक है। चलो, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा, तो अपना जो आभार है वो ऐसे लाइक करके, शेयर करके व्यक्त कर सकते हैं। कौन सा टूल के सेट को संदर्भित करता है जो यूजर को न्यूनतम खर्च पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्लाउड को बनाने, ऑटोमेट करने और मैनेज करने की अनुमति देता है? तो ये ओपन स्टैक है। क्या है? ओपन स्टैक। ओपन स्टैक। 1900 के दशक में पीसी के लिए पहला व्यापक रूप से स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? एमएस डॉस था भैया। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन क्लाउड कंप्यूटिंग में एक स्वतंत्र सेवा परत के रूप में पेश नहीं किया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये सब प्रोवाइड करते हैं, ये नहीं करते। हार्डवेयर एज अ सर्विस ये सब नहीं करते। क्लाउड कंप्यूटिंग में ऊपर का होता है, ये नीचे वाला नहीं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को और किस प्रिंटर के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, पिन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को क्या कहते हैं? पिन प्रिंटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंट करने के लिए या तो पिन या वायर का यूज किया जाता है इसमें। बारीक। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला सीरीज चित्रित करता है? ठीक। अभी मैं आपको बता दूं, एकदम जो इजी क्वेश्चन पूछे जाने वाला ट्रेंड था ना, वो सब अब हट चुका है। हालांकि बीच में और कुछ इजी क्वेश्चन पूछ दिए थे, लेकिन अभी देखो अमीन पटवारी वाले में ही 2-3 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के पूछे गए थे। तो आपको ये सब के लिए भी तैयार रहना है। थोड़े से हार्ड क्वेश्चन के लिए, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए, परंपरागत तरीके से जो नहीं पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है? तो उसको लाइन चार्ट बोलते हैं ना। बिंदु जोड़े क्या हो गया? लाइन हो गया। ऐसे लेट कर लेना। जॉन को अपनी पीएचडी थीसिस लिखनी है। ये देखो, थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन में भी देख लो। अभी उसके बाद से बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मान के चलो यूट्यूब पे आपको वीडियोस अपलोड करने हैं, उसका प्रोसेस कैसा होगा, स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 4 स्टेप, इस स्टेप के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मैं कराऊंगा, कोर्ट वाले। ठीक। खास करके कंप्यूटर में, मैथ्स में भी है, मैथ्स में भी 1-2 क्वेश्चन पूछे। मैं कंप्यूटर के आपको खास करके बताऊंगा, तो 1-2 क्वेश्चन करने के बाद ना आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। तो जॉन को अपनी पीएचडी थीसिस लिखनी है जिसमें टेक्स्ट, चित्र और तालिकाएं मौजूद हैं। इस कार्य के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा? अब बताओ, इसमें कंफ्यूज हो ही सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक्सेल में थोड़े बहुत टेक्स्ट नहीं लिखे जा सकते, लिखे जा सकते हैं। अरे मुझे जैसे नाम और नंबर सब, एक जितने भी स्टाफ है सबका डिटेल मेंटेन करना, यहाँ पे नाम हो गया राम, यहाँ पे मोहन, यहाँ पे सोहन, लिख सकते हैं। टेक्स्ट तो लिखा रहा है, इधर नंबर हो गया, ये भी कर सकता हूँ। पावर पॉइंट में भी लिख सकता हूँ। पावर पॉइंट में क्यों नहीं लिख सकता? उसको भी लिख सकता हूँ। नोट पैड में भी लिख सकता हूँ, एमएस वर्ड में भी लिख सकता हूँ, सब में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कंफ्यूजन राइज होगा। इस कार्य के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा, सबसे बेस्ट कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है। एक्सेल क्या पूरा डेटा बेस रहता है ना, उसको एकदम अरेंजमेंट करना होता कि जैसे चाहे। अब मेरे पास जितने भी 1 लाख से ज़्यादा ऐप डाउनलोड्स हैं, मेरे 1 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं जो ऐप पे पढ़ रहे हैं मेरे, हमारे से, हमसे जुड़कर। अब 1 लाख का डेटा हम धीरे धीरे एक्सेल पे
मेंटेन करते हैं शीट, जब जैसा इन्फॉर्मेशन चाहिए निकाल लेते हैं कि हाँ भाई फुल सी जब हम कोर्स में कितने हैं, ऐसे लोग कितने हैं जो टेस्ट सीरीज में है, ये सब डेटा जब भी निकालना होता है हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेल उतना उपयुक्त नहीं है। पावर पॉइंट में भी सारा चीज लिखा जा सकता है, लेकिन पावर पॉइंट में क्या है, स्लाइड बनाए एकदम प्रेजेंटेशन के लिए दे यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये भी मैं यूज नहीं, नोट पैड में भी एकदम लिखा हुआ सिंपल सस्ता छाप टाइप का दिखता है उसमें। एमएस वर्ड बेस्ट है, क्यों एमएस वर्ड में भी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है गया, चित्र भी अगर मुझे चित्र डलवाना होता है, जैसे हम कोई नोट्स बनवा रहे हैं, हिस्ट्री का नोट्स बना हुआ चित्र डले तो इसी एमएस वर्ड में ही करें। टेबल तालिकाएं मौजूद हैं तो भी हो गया, जैसे कितने सारे अभी पॉलिटी का पढ़ाया मैं आपको थ्योरी, जो क्लास में देखे होंगे, कोर्स में देखे होंगे, तो इधर आर्टिकल है, इधर उसका एक्सप्लेनेशन है, कैसे चार्ट से ही बनाए है ना, टेबल से बनाए। तो एमएस वर्ड सबसे उपयुक्त रहेगा इसके लिए। एमएस एक्सेल में स्मार्ट टैग की क्या भूमिका, स्मार्ट टैग, ये देखो स्मार्ट, ये सब नए टाइप के क्वेश्चन आपको ना जानने जरूरी है। हॉस्टल वार्डन के समय में खाटी क्वेश्चन सीरीज चलाया था, वो आज भी काम आएगा आपके, आज भी काम आएगा, तो उसको ध्यान रखना आप, वैसे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और चाहें तो आप यूट्यूब में अवेलेबल है उसको देख लें, बहुत काम का चीज़ है। और वहां से क्वेश्चन आए भी, जो पूरा पढ़ा होगा तो कंप्यूटर में अच्छा होगा। जितने हॉस्टल वार्डन सेलेक्ट हुए बच्चे तो उस पर ध्यान दिए थे, 30 मार्क्स का था। एमएस एक्सेल में स्मार्ट टैग की क्या भूमिका है, स्मार्ट टैग क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर मुझे यहां पर ना किसी को मैसेज भेजना है, अब इधर जैसे ही मैं मैसेज लिखूंगा मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है, जैसे बाइक लिखा, जैसे ही मैं यहाँ पे चैट लिखा बाइक, तो ना बाजू में बाइक का एक सिंबल आ गया, बाइसिकल का एक सिंबल आ गया। कार लिखूंगा, उतने दूर से नहीं दिख रहा होगा, कार लिखूंगा, देखो कार, और ये ऊपर सायरन, ये सब, ये क्या है, स्मार्ट टैग है। एक्सेल में भी ऐसे ही रहता है, कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं कुछ लिख रहा हूँ, वहाँ पे वो टैग का ऑप्शन आ जाएगा कि शेयर मार्केट से रिलेटेड आज लेटेस्ट पॉइंट क्या है अभी, सेंसेक्स के, निफ्टी के, किसी कंपनी के बारे में लिख रहा हूँ तो उसका कुछ डेटा, तो ये स्मार्ट टैग है। एमएस एक्सेल में स्मार्ट टैग की क्या भूमिका है कि एंट्री जिसे एक्सेल मानता है कि आप एडिट करना चाह सकते हैं। ठीक है, चलो तो याद रखना, स्मार्ट टैग मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय लैंग्वेज के बारे में सही नहीं है, डीबगिंग और रखरखाव सरल है, यह अत्यधिक मेमोरी कार्यक्षम है, यह एक उपयोगकर्ता के अनुकूल लैंग्वेज है, यह धीमी गति से क्रियान्वित होता है। देखो मेमोरी कार्यक्षम, ये इसको जो मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, डीबगिंग रखरखाव सरल है, यह एक उपयोगकर्ता के अनुकूल है, मतलब जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज है सारे यूजर फ्रेंडली है, ये धीमी गति से एग्जीक्यूट होते हैं। जी बिल्कुल। एक ही समय में कितने उपयोगकर्ता एक्सेल फाइल खोल सकते हैं, तो 256 यूजर्स एट अ टाइम। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव किसी ऑप्टिकल डिस्क की सतह से डेटा पढ़ने लिखने के लिए किसका उपयोग करता है, तो मैं पहले भी आपको बताया, ऑप्टिकल वर्ड जहां पे दिखा मतलब वहां पे लाइट इन्वॉल्व रहेगा, लाइट, जैसे ओएमआर बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो जहां पे भी ऑप्टिकल आया, सीडी डीवीडी पढ़ते नहीं, सीडी डीवीडी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है, जहां पे ऑप्टिकल शब्द है मतलब लाइट का यूज करेंगे, तो वहां लाइट जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो लाइट के माध्यम से, लेजर लाइट के माध्यम से डेटा को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, तो ये किसका उपयोग करती है, लेजर लाइट्स का है ना, लेजर लाइट का, जितना भी डेटा है उसको पढ़ने के लिए लेजर लाइट का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर राष्ट्रीय रक्षा, रडार और हवाई यातायात का प्रबंधन करता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसा समझ लेना भैया, रडार, रक्षा, ये सब हाइब्रिड ही चाहिए होगा। किस मेन्यू प्रकार को ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से भी जाना जाता है, देखो पुल डाउन मतलब ऐसे नीचे खींच लिए, बोले पुल डाउन, जैसे मान के चलो कोई एक बटन है, कोई फॉर्म भरने वाला बटन है, जैसे देखना व्यापम की साइट पर आप जाते हो, रिजल्ट वाला एक सेक्शन दिखेगा, अब मान के चलो रिजल्ट में क्लिक किए, हो सकता है ऐसे पूरा एक लिस्ट आ गया, इसी को ड्रॉप डाउन मेनू बोलते हैं, क्लिक किए तो बहुत सारा लिस्ट नीचे आ गया है ना, तो ड्रॉप डाउन मेनू को और किस नाम से आना था, पुल डाउन। एमएस वर्ड 365 में शेडिंग ऑप्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो चयनित टेक्स्ट के पीछे का रंग बदलने के लिए। देखना मेरा थंबनेल डलता है, यूट्यूब में छोटे मोटे थंबनेल डले रहते हैं, तो ये लिखा होगा, ये योगेंद्र से लिखा होगा, तो ये हल्का हल्का लाइट कलर पीछे बैकग्राउंड में पूरा दिखेगा, वैसी टाइप का ये काम करता है एमएस वर्ड में। किस प्रोटोकॉल का उपयोग जीमेल या याहू या हॉटमेल संदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है, मैंने जब ईमेल टॉपिक पढ़ाया था, थ्योरी वाले देखे होंगे अगर ईमेल, अच्छा जब मैं पढ़ाया था बोलता हूँ, तो इसका मतलब नहीं कि जरूरी कि मैं यूट्यूब में पढ़ाऊँ, है ना, कोर्स में भी पढ़ाऊँ, अब पढ़ाया मतलब कहीं भी पढ़ाऊँ। तो मैंने ईमेल के रिगार्डिंग 3 चीजें बताई थी कि भैया 3 प्रोटोकॉल खास करके उसमें मैसेज लेने देने, भेजने, एक्सचेंज करने में यूज होता है। भेजने के लिए यूज होता है एसएमटीपी। 3 प्रकार के प्रोटोकॉल कौन सा है वो पहले बता देता हूँ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और एक आईएमएपी होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल।
ये भेजने के लिए यूज होता है और ये रिसीव करने के लिए यूज होता है, रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत, दो और तीन दोनों सही है। लेकिन मुझे ये बताना, मैं पढ़ाया हूँ तो इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये जवाब देंगे। सिंगल रेसिपेंट हो गया तो कौन सा प्रोटोकॉल? रिसीव करने के लिए तो दोनों, लेकिन डिफरेंस क्या है? रिसीव करने के लिए दोनों है, डिफरेंस क्या है ये मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में बताना के लिए। कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ASCII 80 बोलते हैं? 80 टेक्स्ट फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन है तो .txt है ना, .txt। कौन सा पर्सनल कंप्यूटर में प्राइमरी में स्टोरेज डिवाइस है? चलो ये अच्छी बात है, कम से कम देखो ऐसे क्वेश्चन डलवाता हूँ जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते भी बन जाए। अब ये पूरा मैं मेमोरी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। यहाँ पर मेमोरी को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। यही टेम्पररी मेमोरी भी है, क्योंकि ज़्यादातर सारे प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी है। इसी को ही मेन मेमोरी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। और इसको ही वोलाटाइल मेमोरी भी बोल देते हैं, यानी कि जो अस्थायी है, चेंज हो जाए। और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सा? सेकेंडरी के भी बहुत सारे नाम है। सेकेंडरी के और नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी। इसको परमानेंट मेमोरी बोल देते हैं और नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। इसके चार उदाहरण हैं: रैम, रोम, रजिस्टर, कैश। रजिस्टर और कैश। किसी का तो वीडियो में मैं शायद गलती से बोल डालूंगा कि कैश ज़्यादा फास्ट है, पता नहीं उसमें ऑप्शन वैसे थे कि क्या। लेकिन बाकी सारे लेक्चर में तो मैं ही खुद बताऊं कि रजिस्टर जो है सबसे ज़्यादा फास्ट है, उसके बाद कैश। क्योंकि कमेंट्स देखते रहता हूँ कि अरे भाई ये कब बोल दिया, कौन से क्वेश्चन में पूरा ढूंढना पड़ जाएगा, इसलिए मैं उसको ओपन करके नहीं देखा। ये चारों में सबसे फास्ट रजिस्टर है, देन कैश है ना। क्लियर? ये चारों प्राइमरी मेमोरी में से एक रोम ऐसा प्राइमरी मेमोरी है जो टेम्पररी ना होकर परमानेंट है। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं, एक सीक्वेंशियल एक्सेस और एक डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का एक ही उदाहरण है मैग्नेटिक टेप, बाकी सारे के सारे डायरेक्ट एक्सेस के अंतर्गत आते हैं। तो रैम कैसा है? रैम प्राइमरी मेमोरी है। हर वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको जो रेगुलर बेसिस पे एक्सेल काम कर रहा ना, उसके भी ध्यान में नहीं जाएगा। लेकिन मैंने बोला हमको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जरूरी है। वो टाइम पास टाइप वाला क्वेश्चन वो तो आएगा, सबसे बन जाता है। और उम्मीद करना अगर आप कंप्यूटर पढ़े हो तो हार्ड क्वेश्चन आया तो ही अच्छा है। इजी आएगा तो क्या हर किसी से बन जाएगा, फिर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता। क्या अगर एकदम मैथ्स के क्वेश्चन एकदम इजी दे देंगे ना, तो नॉर्मल कैंडिडेट जो एकदम ज्यादा मेहनत नहीं किया वो भी बना लेगा। मजा तब है जब एकदम हार्ड क्वेश्चन दे। तो भाई हार्ड क्वेश्चन में टाइम कम पड़ जाता है, तो वैसे में तो अच्छे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। तो कभी अगर मैं लक की बात नहीं करता, मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ कि लक जैसा कुछ भी नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कभी कभी अच्छा कैंडिडेट पिछड़ जाता है क्योंकि इसके जोन का क्वेश्चन पेपर नहीं आया। हो सकता है मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं हो, एवरेज हो मैथ्स, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया कि सब चीज बन गया। तो जो एकदम एक्सपर्ट है मैथ्स का, IIT लेवल के स्टूडेंट भी उससे भी उतना ही बन जाएगा, मेरे भी उतना बना, और एक दो क्वेश्चन कम ज्यादा हुआ तो बाकी सब्जेक्ट में मैनेज कर लेंगे। तो उम्मीद करना अच्छा टफ आया और उसके लिए आप तैयार रहेंगे, मैं तैयार करवा दूंगा आपको। एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट एलिमेंट क्या है? देखो एक्सेल पे मान के चलो ये एक्सेल शीट, ये सेल है ना, ये अलग अलग सेल है। अब इसमें अगर मैं कोई नाम लिखूं, जैसे योगेंद्र लिखूंगा, तो योगेंद्र ना ये लेफ्ट लाइन रहेगा, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट से लिखा रहा है मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट। लेकिन योगेंद्र के आगे इसका अगर ईयर लिख दिया, मैं अपना बर्थ ईयर लिख रहा हूँ 1995, तो यहाँ से चालू नहीं होगा, ये राइट लाइन रहता है। जो नंबर्स हैं उसका अलाइनमेंट राइट है, उसको कुचक के देखना है MS एक्सेल में। अब वो बोले सर CV रमन वाला है, तो ठीक कोई बात नहीं, फिर ये किधर रहेगा? और संख्याओं का अलाइनमेंट राइट साइड रहता है, जबकि नाम वाला लेफ्ट साइड रहेगा। कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क में डेटा, अच्छा कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क में डेटा फ्लो से संबंधित है? तो लॉजिकल टोपोलॉजी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++, कोबोल, जावा का उपयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? देखो टोटल कितने जनरेशन थे? 1 2 3 4 5, सबके ईयर मैंने याद कराया था आपको, 15 10 10 15 करके याद कराया था।
देखो 15-10-10-15 करके एक याद रख लेना। 15-10-10-15 1940 से स्टार्ट करना। पहला जनरेशन का कार्यकाल राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 1-2 साल आगे पीछे हो जाए, उसको राउंड फिगर में याद करने का यही तरीका है। 15-10-10-15 याद कर लेना। 15 1940 से जोड़ना, 15 55 पहुंच गए। फिर 10 जोड़ना 65, फिर 10 जोड़ना 75, फिर 15 जोड़ना 90, और 90 के बाद ये 5th जनरेशन चालू हो गया है ना। इसमें पहले जनरेशन में क्या यूज किया गया? वैक्यूम ट्यूब। तो ऐसा ना, सबसे शुरुआत में क्या रहता है? खाली। सबसे शुरुआत में खाली खाली था, मतलब इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। क्या उपयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन में टी से ट्रांजिस्टर, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को उपयोग किया गया। थर्ड वाले में आईसी चिप का, फोर्थ वाले में माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया। सब याद रख लेना है ना। तो वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर सेकंड वाले में, थर्ड में आईसी चिप। लैंग्वेज की अगर हम बात करें, सी प्लस प्लस, कोबोल, जावा, तो भैया देखो सी रिप्रेजेंट करता है किसको? 3 को। सी किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 को। तो सी प्लस प्लस, कोबोल हो गया, ये सब थर्ड जनरेशन में यूज किए गए। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में यूज किए गए, क्योंकि ऐसे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जावा को भी थर्ड में यूज किया गया है। इसको ऐसे याद कर लिया हूं मैं, जा तू, जैसे बोलते ना रे, वो सी है, जा सी, भग तू, ऐसा टाइप को, किसी भगा दिया, कोई दोस्त को गाली दे रहे हो, जा सी तू, ऐसा। तो जा से जावा थर्ड जनरेशन में यूज किया गया है ना। इसको भी आप याद रखेंगे। आईसी चिप को भी C for 3 करके याद रख लेना। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम किस में यूज हो गया? बैच। बी किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 को। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड जनरेशन में यूज किया गया। ठीक है, बैच वाला सेकंड जनरेशन में यूज किया गया है। क्लियर है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ है। ऐसे कुछ जनरेशन के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बनना चाहिए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटीओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम कितने टाइम होते हैं? 3 पहर होते हैं, नहीं 3 पहर। तो 3 पहर, तो वो तीसरे जनरेशन में यूज हुआ है। ऐसे आप थोड़ा सा याद करें, रिलेट करके याद रहेगा। कौन सा मोबाइल सिस्टम को डीडोस, ये डिनाइल, इसका फुल फॉर्म पहले तो आप इसको लिख लें, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। किसके बारे में इसका देखो आंसर तो बताऊंगा कि कौन सा मोबाइल सिस्टम हमें डीडॉस हमले के लिए मालिक द्वारा ट्रिगर होने की प्रतीक्षा करता है? बॉटनेट। ये बॉटनेट क्या है? बॉटनेट्स, बॉट सुने होंगे, बॉटनेट दरअसल ये क्या है? नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइस। बॉटनेट क्या है पूछा? नेट मतलब नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइस, नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइस। ठीक है, डीडॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। कौन सा शिष्टाचार शुद्ध शिष्टाचार से संबंधित है? नैतिक बनो, सम्मानजनक बनो और जिम्मेदार बनो। बिजली की आपूर्ति बंद होने पर अपना सामग्री खो देने वाले मेमोरी को क्या मेमोरी कहते हैं? तो ध्यान रखना, वोलेटाइल। वोलेटाइल का अंग्रेजी में हिंदी अगर ट्रांसलेशन करूं तो इसका मतलब होता है चेंज होना। वोलेटाइल मतलब चेंज होना, बदल जाना। याद है प्राइमरी मेमोरी को मैंने क्या बोला? टेम्पररी। टेम्पररी मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हुआ तो डेटा उड़ जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिले तो भी उसमें डेटा स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो बिजली की आपूर्ति बंद होने के बाद सब डेटा उड़ जाता है, तो वोलेटाइल। ये भाई आप, मैंने बताया 899 कोर्स है, कोई कूपन कोड नहीं है, डायरेक्ट आप परचेस कर लें। ठीक, तो जिन बच्चों को लाभ लेना है वो इसको जल्द से जल्द लाभ ले लें। उसके अलावा इस पर मैं इंसिस्ट करूंगा, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। ये देखो, ये मंथ वाइज टेस्ट सीरीज है। मंथ वाइज मतलब जनवरी 2025 से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करते करते पूरा मार्च तक जाएगा, और मार्च के बाद में हम अप्रैल का भी करंट अफेयर उसमें डालेंगे। ऐसे मंथ वाइज सारे करंट अफेयर है, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, इंडिया के, इंटरनेशनल हो, सब। और लास्ट में 4 मिक्स टेस्ट भी हम दे रहे हैं। फिर कंप्यूटर का तो रहेगा ही, अगर अच्छा स्कोर करना है तो उसको भी आप जरूर परचेस करें। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। डैश उपयोगकर्ता डेटा को सुरक्षित करने और कंपनी द्वारा उपयोगकर्ता ब्राउजिंग हैबिट से माइनिंग की जा सकने वाली, माइनिंग मतलब वहां से निकाल ली डेटा, जानकारी की मात्रा को सीमित करने में मदद करता है। तो फिलहाल मैं वीपीएन के बारे में आपको बता देता हूं। आंसर तो ये, वीपीएन क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक ऐसे ही ईपीएन भी होता है, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। जैसे ये वीपीएन हो गया, ऐसे ईपीएन हो जाता है, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन देखना कई बच्चे यूज करते होंगे। जैसे कोई वेबसाइट, ऐसा हो गया कोई वेबसाइट जिसको आमतौर पर प्रैक्टिकल क्या यूज करते हैं, यहाँ के बच्चे उसको बता रहा हूँ।
कोई वेबसाइट ब्लॉक कर दी है कि इंडिया में भाई ये वाला पर्टिकुलर ये वेबसाइट को देखना अलाउ नहीं है, हो सकता है कुछ भी XYZ कर दे, लेकिन अब स्टूडेंट को देखना है। नॉर्मल नेटवर्क यूज़ करेगा तो ऐसा लगेगा कि भाई ये जो डेटा मांगा जा रहा है क्लाइंट द्वारा वो कहाँ का है, इंडिया का है, उसका सर्वर समझ आएगा इंडिया का क्लाइंट है भाई। तो क्या करेगा, ऐसा दिखाएगा कि जो सर्विस मांगा जा रहा है वो किसी दूसरे, तो वो VPN का यूज़ करते हैं, VPN ऐप का यूज़ करते हैं, उसमें जो सर्विस मांगा जा रहा है ऐसा दिखाते हैं कि भाई वो दूसरे देश का है। ठीक है, प्रैक्टिकल यूज़ यही करते हैं। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये एकदम सिक्योर बना देता है, एनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, तो एकदम एनक्रिप्टेड और सिक्योर नेटवर्क है, इसको प्राइवेट नेटवर्क भी आप बोल सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट शब्द में बहुत सारे फुल फॉर्म है। पैन, पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वीलैन डब्ल्यू लैन वीलैन नहीं, इसका है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सैन, सैन का मतलब सुने होंगे दो फुल फॉर्म मिलेगा सैन का, एक है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, एक है सिस्टम एरिया नेटवर्क, एक है स्टोरेज और एक है सिस्टम। पोलैन, पोलैन मतलब होता है पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। EPN VPN तो बता दिया, एक हैन भी होता है HAN, होम एरिया नेटवर्क, क्या बोलते हैं उसको, होम एरिया नेटवर्क। तो इतने सारे फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिए। मशीन के साथ आसान परस्पर क्रिया के लिए यूजर्स के लिए प्रयुक्त GUI संचार का एक दृश्य निरूपण है। GUI का पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CD-ROM के संबंध में वॉर्म क्या है, वॉर्म का मतलब एक वॉर्म, देखो एक मेलवेयर प्रोग्राम के अंतर्गत भी वॉर्म शब्द देखने को मिलेगा, वॉर्म वायरस जैसे ही एक मेलवेयर प्रोग्राम है जो हानि पहुंचाता है आपके डेटा को। इसका मतलब होता है राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मेनी। डैश को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है, SSD को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, सॉलिड स्टोरेज, सॉलिड स्टेट ड्राइव। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ये सेकंड जनरेशन में, IC थर्ड जनरेशन में। CPU पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए डैश मेमोरी के साथ सीधे प्रतिक्रिया करता है, प्राइमरी या मेन मेमोरी बोलते हैं। CPU समझ लो डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी। MS पावर पॉइंट प्रस्तुति को .pdf फाइल के रूप में सहेजने का मुख्य लाभ क्या है, ये एकदम बेहतरीन सवाल। कभी कभार कुछ चीज, जैसे मैं आपको मेमोरी पावर का कोर्स कराया, मेमोरी पावर का कोर्स कराया और टाइम मैनेजमेंट का कोर्स कराया, तो ये MS वर्ड में नहीं लगाया उसको, उसको पहले P में, ये MS वर्ड से तैयार है ये सारा कंटेंट, ये सारा कंटेंट किसमें तैयार है, MS वर्ड में। लेकिन जब मैं मेमोरी पावर का कोर्स कराया, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स, तो उसमें PPT में तैयार कराया सारे स्लाइड, क्योंकि उसमें फोटो इमेज डाल के आपको समझाने थे। तो इधर ऐसे चलता था पूरा 16:9 के फॉर्मेट में स्लाइड करते थे, तो है तो पावर पॉइंट वाला, लेकिन उस पावर पॉइंट को मैं तैयार करके उसको PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट करके पढ़ाया। क्यों करना होता है वैसे, तो दो काम आता है, यह फाइल का आकार कम करता है, थोड़ा डेटा कम कर देता है, क्योंकि PPT में एकदम स्लाइड लाइट सब लगाऊंगा, वीडियो फॉर्मेट टाइप का डाल दूंगा, एनिमेशन कर दूंगा, तो ज़्यादा डेटा कम। PDF हो गया मतलब थोड़ा आकार साइज कम हो जाता है। और अवांछित संपादन मतलब एडिटिंग हो गया, अनवांटेड एडिटिंग को रोकता है। क्यों, PDF में आप कुछ एडिट कर सकते हो क्या, नहीं। ये नॉर्मल MS वर्ड वाला जो फॉर्मेट तैयार किया वो भी PDF है, देखो ना .pdf है, ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल इधर उधर ले जा कहीं भी यूज कर लो, लेकिन इसमें एडिट आप बोलोगे नहीं कर सकते। कि यहाँ नीचे कहाँ पे योगेंद्र साहू लिखा होगा एक पेज में, ये अगर PDF शेयर भी हो जाए इधर उधर, इसको आप नहीं हटा सकते। नहीं सर हटा सकता हूँ ऊपर, वो बहुत तामझाम हो जाए। ठीक है, चलो, तो ये हो गया भाई, 40 क्वेश्चन हो गया। जाते जाते फिर बोलूंगा, ये टेस्ट सीरीज कंप्यूटर और ये करंट अफेयर का, ये अगर आपको इन दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर करना होगा, अच्छा स्कोर करना होगा, तो जरूर इस टेस्ट सीरीज को दिलाना। ठीक है, और कुछ समस्या होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे हम सारे सब्जेक्ट्स के MCQs लेकर आएंगे। धन्यवाद।